Please start. Thank you. All right. जय जिनेन, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। और दूसरा सेशन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ राजेंद्र जी साहब को भी। आपका बहुत स्वागत है। और बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो कोई दिख नहीं रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि वो सब भी अपना जो वीडियो है उसको अनम्यूट कर दें, वीडियो ऑन कर दें। तो एक भरा पूरा ऑडियंस जब दिखता है तो बोलने का टेम्पो और बोलने की एनर्जी में थोड़ा सा और पावर आता है। आप सबकी मुस्कुराहट, आप सबकी जो उत्साह है, जोश है, वो बहुत जरूरी है और ये दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, तभी बातचीत का मजा है। तो हम शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कभी कभी सुनने में ऐसे लगता है कि शायद हम बातचीत कैसे और कलात्मक तरीके से की जाए, इस पर शायद बात करने वाले हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि दरअसल जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं और मंच पर खड़े होकर भी बातचीत करते हैं, तो वो भी हमें कोशिश करके उतनी सहज बनानी चाहिए जितनी कि हम वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी ऐसे ही बातचीत है, बस उसमें दो चीजें हमारे ऐड हो जाती है, एक स्टेज और एक माइक्रोफोन। तो इन दोनों से भी आप अपनी दोस्ती बनाएं, और ये दोस्ती अगर आपकी बन जाती है तो आज जिन पॉइंट को हम एड्रेस करने वाले हैं हमारे इस कम्युनिकेशन के ट्री में, जो उसके स्टेम यानी कि तने का काम करता है, वो पहला आज का हमारा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को ये कैसे याद है, वो प्रोनाउंस कर रहे हैं कॉन्फिडेंस। मैंने तो ऐसे रैंडमली कल बताया था, बट इट इज एप्रिशिएबल कि हमारे कुछ ऑडियंस ने उसे याद रखा। दैट्स वेरी नाइस एनर्जी। तो कॉन्फिडेंस बोलने में जो सबसे पहले इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके ऑडियंस के ऊपर, वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप स्टेज पर आते हैं और आप शुरुआत करते हैं, आपको सबसे ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसी समय नजर आता है। यानी कि नजर नहीं आता, आपको फील होता है। आप बॉडी में थोड़ी कपकपाहट हो सकती है, थोड़ा सा उंगलियों में ठंडापन लग सकता है, थोड़ा सा वॉइस का जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ा सा फंस सकता है, आपकी मुस्कान गायब हो सकती है चेहरे से। आप थोड़े से नर्वस से होते हैं जब माइक पर व्हेन यू स्टार्ट। आपको उसी पे काम करना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरे हुए नजर आए। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे से काम करने हैं कि जैसे आपका जस्ट जब नंबर आने वाला है बोलने के लिए, उसके 1-2 मिनट पहले आपको पता होता है, उस समय आप अपने सब्जेक्ट और नैरेटिव के बारे में अक्सर सोच रहे होते हैं कि मुझे आज ये बात करनी है। वो तो आप सोचता है, वो दिमाग का काम है, उसको करने दीजिए, उसको मैं रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप उस समय क्या करिए, अपनी स्पाइन को सीधी करके, और अगर पॉसिबल है आप आंखें बंद कर सकते हैं तो आंखें बंद करके 2-3 गहरी सांस लीजिए और ये इमेजिन करिए कि अब जब नंबर, आपका नाम जब पुकारा जाएगा, तब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज बात करने वाले हैं। इस बात का सबसे पहले इत्मीनान आप खुद अपने आप को दिला दीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जबान जो लड़खड़ाती है ना, वो किसी और के कारण नहीं लड़खड़ाती। कोई बीच में आपको आके डिस्टर्ब नहीं करता, कोई तुरंत आप पे रिमार्क नहीं करता। दरअसल हम अपने भीतर से ही ये सारी चीजें इमेजिन करते रहते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, आवाज ठीक जा रही है कि नहीं, एग्जैक्टली वही बात आ रही है कि नहीं जो मैंने तैयार किया था। ये तमाम चीजें बैक ऑफ माइंड हमारी चलती रहती है। तो उस पे काबू पाना, उसको कंट्रोल करना, उसको बैलेंस करना, वो हमारा आर्ट है। वो हम बाय प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
सबसे पहले जब आप स्टेज पर जाएं, अपनी पोजीशन लें। कल मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को मेरे स्टडी के डायस पे खड़े होके आप लोगों को बताऊंगा, पर मैं खुद अभी-अभी पहुंच पाया हूं। मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, मैं कैमरे का भी उस तरफ करता हूं, डायस की तरफ, जहां मैं आपको खड़े होके बात कर सकूं। मैं विजिबल हूँ? आप उठाकर बताएं, साउंड ठीक है? साउंड भी ठीक है, ऑल राइट। एक मिनट। जब हम प्रैक्टिकली आपके साथ काम करेंगे, कभी जब हॉल होता है या हम फेस टू फेस होते हैं, तो हम ये सारी चीजें करके बतलाने की कोशिश करते हैं, पर अभी भी मुझे लगता है कि हम 80% बता सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसे डायस है और हम यहाँ स्टेज पर हैं और यहाँ से हम ऐसे चल कर आए, तो पहली बात जो है कि वो हमारी चाल में भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम ऐसे घबराते हुए ना आए, बड़े आराम से आए, स्टेज पर खड़े हो, और जो अगर हमने लिखा हुआ है या प्रिपेयर की हुई चीज है उसको भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखें। हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद देखकर या कागज को सामने रखकर पढ़ने से हमारा इंप्रेशन खराब होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल, अगर आपने कुछ पॉइंटर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी बोले तो अपनी स्पीच के पॉइंटर्स आपके पास सामने होने चाहिए। उस पॉइंटर्स को आप बिल्कुल रखिए, क्योंकि देखिए आपको 5 मिनट 15 मिनट जितना भी वक्त अलॉट होता है वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए कि एक 100 पीपल हैं गैदरिंग में और आप 5 मिनट बोल रहे हैं, तो वो दरअसल 5 मिनट नहीं है, वो ह्यूमन लाइफ का 500 मिनट्स है। तो उसमें एग्जैक्टली वो आपको कहना है जो आपने प्रिपेयर किया है, या जो उस समय उस ऑडियंस के वाकई में काम का है। तो इसलिए आप अपने पॉइंटर्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ टेबल पर रखिए, खड़े होइए। जब आप चल कर आते ना, उस समय आप जरूर अपने इष्ट का, अपने गुरु का, जिसको भी आप मानते हैं, उसका नाम भीतर भीतर लेते हुए आइए, और यहाँ आकर एक छोटा सा पॉज लेकर उसका नाम मनी मन लेकर, और फिर आप अपनी बात शुरू करिए बहुत आराम से। और जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, जो आपके इनर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, वो है कि आप भरपूर आंखों से अपने ऑडियंस की तरफ नजर डालिए, एक हल्की सी मुस्कान लाइए चेहरे पर, और फिर आप शुरू करिए, देवी और सज्जनों। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शुरू से ही आपके साथ में आ जाता है। इसके बाद आप आराम से अपने पहले पॉइंट को देखिए। हो सकता है वो आपको पूरी तरह याद हो, लेकिन फिर भी आप एक नजर अपने पॉइंटर्स पर डालिए और अपने पहले पॉइंट को आप डिस्क्राइब करना शुरू करिए। अगर आप ये इतना सा सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका जो स्टार्टिंग में जहां कॉन्फिडेंस का इश्यू आता है वो नहीं आएगा, और आप बेटर तरीके से अपनी बात शुरू कर पाएंगे। जब आप शुरुआत में अगर स्लो, स्टडी और कॉन्फिडेंट होते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपका पूरा जो स्पीच है वो उस कॉन्फिडेंस के साथ रह सकता है। अक्सर शुरुआत में आपने देखा होगा क्रिकेट के खेल में भी बड़े से बड़ा बल्लेबाज पहली 2-4 बालों में बड़ा हड़बड़ाता है, फिर कमेंटेटर कहते हैं कि एक बार इनकी आई सेट हो जाए फिर ये बहुत बेहतरीन स्ट्रोक प्ले कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बड़ा से बड़ा बल्लेबाज पहले पिच के मोड को समझने की कोशिश करता है, पेस को समझने की कोशिश करता है, 2-4 बॉलों को बड़े काम क्वाइट तरीके से खेलता है। एक बार उसकी आंखें थोड़ी सेट हो जाती है, फिर तो वो ऐसे खेलता है जैसे फुटबॉल खेल रहा है। तो ऐसे ही आप भी अपनी आंखें सेट करिए, अपने ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बनाइए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस के लिए वो ये है कि आप जिस हॉल में बात करने वाले हैं, आप यकीनन वहां 15-20 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो आप टोटलिटी में वहां की एनर्जी पे काम करिए। वहां पर जो पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरे हॉल को एक बार जी भर कर देख लीजिए। भीतर ही भीतर महामंत्र नवकार पढ़िए, 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार, जितना आपको वक्त मिले आप नवकार मंत्र का पाठ अंदर ही अंदर करिए, और उस पूरी एनर्जी में
अपना प्यार, अपनी आत्मीयता छोड़ दीजिए। आप ऐसे मान के चलिए कि आज मैं जो भी बात करूंगा वो सबके दिलों तक पहुंचेगी। जो मैं कहना चाहता हूं वो सबके पॉकेट में जाएगा। ऐसे आप प्रेम से भर के, एक आत्मीयता से भर के, आप थोड़ा उसको आप सरल शब्दों में कहें तो मेडिटेशन जैसा आप अपने बोलने के शुरू करने के पहले 5-7 मिनट में अगर आपको समय मिलता है तो करिए। अपने बोलने के पहले आप किसी से ज्यादा बात मत करिए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब बैठते हैं वहां पर और लोग बैठे होते हैं, अच्छा भाई तुम्हारा है क्या, इसके बाद और क्या आज कहने वाले हो, सुनने वाले हो, ये सब बातों पे थोड़ा पहले 5-7 मिनट जब जस्ट आपको बोलना है, मान लीजिए आपको 10:30 को बोलना है, तो एटलीस्ट 10:15 को आपका इनर मेडिटेटनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए विद इन। भले आप उसको शो ना करें, आंख बंद मत करें। अगर कोई आदमी बात किए जा रहा है उसको करने दीजिए, आप भीतर ही भीतर चल दीजिए, नमो अरिहंताण सिद्धांत, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए, भीतर अपना काम करिए। वो जो इंटरलिंकिंग आपका अंदर से बनेगा वही आपका कॉन्फिडेंस सामने लेकर आएगा, क्योंकि आप बोलने के पहले ठीक तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। बाकी अगर हम और सुपरफिशियली देखें तो कॉन्फिडेंस आपकी तैयारी से आता है, जिसकी बातें हमने तमाम की कि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आप बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं। होमवर्क बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट पे बोले, और अगर आपको स्पॉन्टेनियस भी सब्जेक्ट दिया गया, 5 मिनट पहले भी दिया गया, तो आपको इमीडिएट अपने भीतर के जो भी आपके पास नॉलेज है उसका स्विच ऑन करके और होमवर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। होमवर्क करने के लिए हमेशा हमें स्कूल कॉलेज जैसे कोई नोटबुक की या स्टडी टेबल की जरूरत नहीं है। ये सारा एक स्पीकर का होमवर्क हमेशा विद इन चलता है, हमारे भीतर चलता है। उसको ऑन करिए, उसको मौका दीजिए। उसको जब अगर मौका देंगे तो वो बहुत बढ़िया तरीके से होमवर्क करेगा। और जितना बढ़िया आप होमवर्क करते हैं, जितनी अच्छी आप मेहनत करते हैं, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपका डॉयस पर हमेशा नजर आता है। दूसरी चीज है, अगर आपने एक बार बोलते समय अपने कॉन्फिडेंस को इस तरह से साध कर अगर आप आगे बढ़े हैं, तो इससे क्या होगा, थ्रू आउट द स्पीच, थ्रू आउट द बातचीत, ये सेम सारी बातें जो हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोल रहे हैं, ये 1-to-1 बातचीत में भी उतनी ही इंपॉर्टेंटली काम आती है। आप ऐसे मत समझिए कि स्टेज पर अच्छा बोलने की टेक्निक अलग है, 1-to-1 या स्मॉल ग्रुप्स में बात करने की टेक्निक अलग है। दोनों जगह करीब करीब एक ही तरह की टेक्निक काम आती है। तो अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, तो जो सेकंड पॉइंट में आप भी उसको नोट कर सकते हैं कि जैसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस, सेकंड पॉइंट है कि एक जबरदस्त एनर्जी फ्लो, एक जबरदस्त उत्साह, एक जबरदस्त उमंग आपके स्पीच के अंदर होनी चाहिए, आपकी बातचीत के अंदर होनी चाहिए। आप ऐसी बॉडी लैंग्वेज से अगर आप किसी से बात करते हैं, डल डल से ऐसे टेढ़े बैठ के, ये इधर उधर देखते हुए, तो वो इंप्रेशन नहीं जाता। जैसे 1-to-1 बातचीत करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके आंखों का एक्सप्रेशन, आपके स्पाइन का एक्सप्रेशन। अगर आप किसी से ऐसे सीधे बैठकर और उसके उसके बिल्कुल फेस को देखते हुए अगर आप बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा कनेक्ट बनता है। यही अगर आप ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठकर और उसकी फेस की तरफ ध्यान देने के बजाय कुछ और देखते हुए बात करते हैं, अरे हाँ मैं वहां कल गया था लेकिन क्या बताऊं ऐसे ही, तो वो एक उतना अच्छा इंप्रेशन कनेक्ट नहीं बनता। सेम ऐसे ही जो सामने ऑडियंस बैठा है उसके साथ आपका बिल्कुल कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ऑडियंस में क्या होता है, कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखों से, जिनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि हाँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमको सुनने वाले हैं। कुछ लोग बहुत कैजुअल होते हैं, कुछ अपने पड़ोसी से बात ही कर रहे होते हैं, और कुछ लगातार इस तरह हमारी ओर देखते हैं कि लो अब ये बोलेंगे। तो
आपको क्या करना है, अपने ऑडियंस के अंदर सेलेक्टिव होना है। जो लोग आपको सीरियस नोट पर देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, उनकी तरफ आपको अपनी आंखों को ले जाना है और उनसे एनर्जी कलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं या अपनी बातचीत पर ज्यादा फोकस है, उनकी तरफ भी आपको प्रेम भरी आंखों से देखना है। क्योंकि एक बार जब आप स्पीकर के रूप में सामने आ जाते हैं, तो जो पूरा ऑडियंस है, वो पूरा ऑडियंस आपकी फैमिली है, आपको ऐसे मान के चलना चाहिए। और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों के प्रति आपको सम रहना चाहिए और अपने एनर्जी लेवल को देखिए। एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहले कौन है सुनने वाला? कोई मुझे बताएगा हाथ उठाकर? संजय, संजय भाई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। स्वयं आप अनम्यूट हैं। हाँ? सबसे पहले अपन स्वयं सुनते हैं। हाँ, गुड। हमारा बोलना सबसे पहले हमारे लिए होना चाहिए कि हमको खुद को अपनी बात सुन के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरा यकीन मानिए, अगर आप अपने बोलने को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका ऑडियंस भी एंजॉय करेगा। और अगर आप ही अपने बोलने को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, डरे हुए से, सहमे हुए से हैं, अटक से रहे हैं, भटक से रहे हैं, तो आपका ऑडियंस कभी एंजॉय नहीं करेगा। तो इसलिए अपने आप को सुनाने का आनंद लीजिए। और बोलने के बाद ऐसे जरूर आपके मन में भाव आना चाहिए, अरे वाह मजा आ गया, वाह मां सरस्वती क्या बोली आज तो। ऐसा भाव आपके भीतर आना चाहिए, तो उससे आपका एनर्जी लेवल हमेशा एक जैसा बना रहेगा। और जो एनर्जी आपके बोलने के साथ आपके अंदर आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट होने दीजिए। अलाउ योरसेल्फ, डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मैं अभी ये 4 बहुत बड़े लोग स्टेज पर बैठे हैं, 6 बहुत बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं। अरे आप बिल्कुल आनंद लेते हुए, जैसे जब म्यूजिशियन गाने बैठता है, तो वो कैसे अपने सुर को, अपने शुद्ध सा को लगाने के लिए बहुत देर तक प्रैक्टिस करता है, और फिर अपने शुद्ध सा को लेने के बाद जब वो आगे गाता है, तब उसकी आंखें बंद हो जाती है लगभग, और वो इस बात से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखता कि कौन सुन रहा है, कितना सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। वो बस अपने संगीत के भीतर खो जाता है। ऐसे ही आप जब बोलना और रिफ्लेक्ट होने दे अपने भीतर से, ठीक है? तो ये एक हमारा दूसरा पॉइंट है, जो है कि एनर्जी फ्लो, वो आपकी स्पीच में रहना चाहिए। तीसरी बात है, 1 मिनट, तीसरी बात ये है कि आपकी जो जुबान है, जो लैंग्वेज है, वो कैसी होनी चाहिए? कोई बताएगा मुझे कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए? कोई तो बताइए। संजय जी हाथ उठा रहे, लेकिन आपने एक आंसर दे दिया, और लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देते हैं। बताइए। सिंपल एंड स्ट्रेट। सिंपल एंड स्ट्रेट। सिंपल एंड स्ट्रेट। स्ट्रेट। किसने जवाब दिया? वो मेरी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे। मनोज डागा। नाम बता दीजिए आप। मनोज डागा। मनोज जी, अरे आप तो स्क्रीन पर हैं बाबा। राइट, सिंपल एंड स्ट्रेट, जैसे कि आप हैं। तो जो मनोज भाई ने आंसर दिया, वो बहुत सही आंसर है कि हमको हमारी लैंग्वेज को हमेशा सिंपल रखना चाहिए। अक्सर हम कई बार ऐसे करते हैं, बोलते समय कुछ ऑर्नामेंटल वर्ड्स ढूंढते हैं, कुछ अच्छे शब्द आ जाएं, हम ऐसे सोचते हैं, कुछ डेकोरेटिव लैंग्वेज में बात करें। या हम कई बार क्या करते हैं, जिस किताब से हम सब्जेक्ट के लिए तैयारी करते हैं, उस किताब के वर्ड्स को ले लेते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, किताब में और हमारे लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं, वो थोड़े अलग तरह के होते हैं। वो किताब को जब लिखा जाता है, तो वो एक बहुत आगे की सोचकर उस तरह से एक फ्लो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन आप जब 1 to 1 स्पीच कर रहे हैं, तो आपको उन वर्ड्स को बदलकर आसान वर्ड्स बनाने चाहिए। लैंग्वेज देखिए सबसे अच्छी वो होती है जो हमारे ऑडियंस को बहुत इजीली समझ में आए। मेरा सीधा मानना ये है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसे बहुत छोटे बच्चे को माँ चावल में घी और शक्कर मिला के
गोला बना के उसके मुंह में डालती है और वो सीधा नीचे उतर जाता है। ऐसी होनी चाहिए हमारी जबान, एकदम जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है इस वक्त की। जैसे देखिए, आज से थोड़े साल पहले जो हिंदी थी वैसी हिंदी अब नहीं है। अब हमारी हिंदी में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स और बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स ऐसे अंदर आ गए हैं कि जिनको अगर हम अभी रिप्लेस कर दें हिंदी से तो हमारी लैंग्वेज बहुत ही अजीबोगरीब सी हो जाएगी। तो इसलिए अपने लैंग्वेज को, या मान लीजिए कि आप कलकत्ता में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बंगाली के पॉपुलर वर्ड हैं और आपका पूरा ऑडियंस कलकत्ता का है, तो आप बीच में 2-4 लाइनें बंगाली में बोलिए। जो मान लीजिए कि बहुत पॉपुलर नैरेटिव्स इस वक्त हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, इंग्लिश के कुछ ऐसे नैरेटिव्स होते हैं, बोलचाल में बहुत यूज होते हैं, उन सबको भी आप अपनी स्पीच के अंदर आने दीजिए। तो वो जो जुबान बनेगी, वो जुबान आपके स्पीच की, कम्युनिकेशन आर्ट की जुबान होनी चाहिए। और इसको डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको डेवलप करने के लिए जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको, जैसे हमने कल बातचीत की थी कि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स में वैसे वर्ड्स को छांट कर अलग करना चाहिए जिनको, जो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी वोकैबुलरी के हिस्सा नहीं है, आपकी बातचीत में वो वर्ड्स नहीं आते हैं। तो उनसे एक अलग सा इश्क लड़ाने के लिए उनको छांट कर अलग करना चाहिए। अगर उनके मीनिंग ठीक से नहीं पता है तो उसको गूगल करके समझ लेना चाहिए, उसके मीनिंग को नीचे लिखना चाहिए। ऐसे आपके पास एक अपनी एक्सरसाइज कॉपी होनी चाहिए जो आपके एज ए स्पीकर आपके काम आएगी। जब भी फिर क्या होगा, आप कहीं स्पीच देने के लिए जाएंगे, आप उस कॉपी को जाएंगे, वहां पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो बहुत खूबसूरत हैं लेकिन आपके बातचीत में, आपकी लैंग्वेज के अंदर वो इतना इजीली नहीं आ पाते हैं। तो अगर उनको आप एक बार खाली पढ़ लेंगे तो बातचीत के दौरान वो शब्द बहुत आसान तरीके से आपकी बातचीत के अंदर अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि आपने कोशिश की है, उनको जगह दी है अपने अंदर आने की। तो ऐसे आप लैंग्वेज पे काम करिए, खास तौर से हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, इन तीनों पर जब कुछ ना कुछ आप अपना रिसर्च थोड़ा हल्का फुल्का, कभी भी आप ऐसे कोशिश मत करिए कि इंग्लिश के बहुत लिटरेचर से आए हुए फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करें। और अगर कभी आप करते भी हैं तो जरूर फिर ऑडियंस को उसका मीनिंग बतलाएं बहुत आसान करके, ऐसे मत छोड़ें, ठीक है? क्योंकि एक जो आखिरी आदमी अभी अभी हॉल में आया है, वो भी हमारी बात से कनेक्ट हो, ये हमारा टारगेट हमेशा होना चाहिए। एक भी ऑडियंस ऐसा नहीं है जो हमारे हमारे टारगेट में, हमारे प्रेम के टारगेट में, हमारे कनेक्ट के टारगेट में नहीं है, सारा ऑडियंस। तो अगर आप ऐसे बहुत सारे लोग आजकल बोलने में शेरो शायरी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए, बहुत ज्यादा नहीं। आपकी एक स्पीच में एक आध शेर होना चाहिए, और अगर आपने शेर कहा है तो ईमानदारी से उस शायर का नाम बताएं, उसका मीनिंग बताएं, और वो रिलेवेंस होना चाहिए आपके आज के सब्जेक्ट से। सिर्फ शेर सुनाने के लिए आप कोई शेर मत सुना दीजिए। तो ऐसे अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो जुबान है, उस पर आप लगातार काम करते रहिए। और ये काम करने के लिए भी जो बाकी होमवर्क मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी जो तैयारी कह रहा हूँ, वो अपनी जगह है, लेकिन मुसलसल आप ये ट्राई करते रहिए कि जब आप 1 to 1 बात कर रहे हैं तब भी आप अवेयर रहें अपनी लैंग्वेज के बारे में। और अगर उस समय आप अवेयर रहेंगे तो बहुत सारी चीजें, प्रोनाउंसिएशन है और न्यू वर्ड्स हैं, उन सब का अगर आप अपने रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो किसी दिन आप स्टेज पर भी उसको उतनी ही सहजता से उसको यूज कर पाएंगे। तो तीसरी बात है कि हमको लगातार अपनी लैंग्वेज पर, अपनी जुबान पर और उसकी डिलीवरी पर काम करते रहना चाहिए। ये काम कई तरीके से हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे जो ऑरेटर्स हैं, उनको जब आप सुन रहे होते हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं, कैसे वर्ड्स का वो इस्तेमाल करते हैं, उनको आप अपने ध्यान में लीजिए, स्टोर करिए, बार बार सुनिए और अपनी लैंग्वेज को लगातार इनरिच करते रहिए। पूरी तमाम जिंदगी आप अपनी लैंग्वेज को इनरिच कर सकते हैं अगर आप ऐसा सोचें तो।
अदरवाइज एक बार हमने लैंग्वेज सीख ली, घर पे सीख ली, मारवाड़ी स्कूल कॉलेज जाके बाकी लैंग्वेजेस सीख ली और बस हो गई बात खत्म। फिर हम बिल्कुल भी कभी तमाम उम्र उस तरफ ध्यान नहीं देते कि कौन कोई नया शब्द ला रहा है, कौन कोई नया स्टाइल से, नए तरीके से, नए पैटर्न से अपनी बात को रख रहा है, इसके प्रति हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप स्पीकर बनने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए आप उसको एज ए आर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको लगातार इन चीजों पर भी काम करते रहना चाहिए। चौथा, आज हम जिस पॉइंट को ले रहे हैं उस पॉइंट के पहले आप सबको एक एक्सरसाइज है। आप सब अपनी स्क्रीन पर मुस्कुराइए। यस, वीरेंद्र भाई बहुत देर से सीरियस थे, अब मुस्कुराए। काफी अच्छे लग रहे हैं वीरेंद्र भाई आप मुस्कुराते हुए। आप इतने सीरियस मत होइए। हाँ, वाह क्या बेहतरीन है। देखिए सबके पास कितनी अच्छी मुस्कान है, लेकिन पता नहीं हम क्यों उसको रोके रखते हैं। विकास सेठिया जी क्या सोच रहे हैं? मुस्कुराइए आप। हाँ थोड़ा और। हाँ, दैट्स गुड, फैंटास्टिक। और ये विनोद कुमार जी हमारे, हाँ वाह, वाह साहब, वाह वाह भाई साहब, वेरी गुड, क्या बेहतरीन मुस्कान है। और बाकी लोग जो मुझे दिख रहे हो मैं उनको, हाँ अभी काफी लोग और दिख रहे हैं। काजल जी मुस्कुराइए। हाँ 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 राजन बाबू थैंक यू। राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो जो जो ये पॉइंट है हमारा चौथा, वो है कि हमको अपने पूरे कम्युनिकेशन के दौरान, पूरी स्पीच के दौरान जहां जहां मौका मिले मुस्कुराना चाहिए। स्पीच देते वक्त बहुत गंभीरता का ओवरकोट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तो पूरी दुनिया में, और आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में, कि किसी भी बहुत टेक्निकल बात को भी बहुत जॉयफुल तरीके से कहा जा सकता है। और जब अगर आप अपनी कोई बहुत गहरी बात भी कर रहे हैं, और मुझे सबसे खुशी है कि ये जो उमंग भाई हैं, ये पहली बार 3 दिनों में आज मुझे मुस्कुराते हुए दिखे हैं। हाँ, नाइस। तो आप मुस्कुराइए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एज ए स्पीकर आप मुस्कुराते हैं तो आपका ऑडियंस भी मुस्कुराता है। और जो मुस्कुराने मुस्कुराने का कनेक्ट है, मुस्कुराने मुस्कुराने से जो संबंध है, उससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया का और कोई संबंध नहीं। आप सड़क पर चल रहे हैं, सामने ट्रैफिक में फंस गए, एक गाड़ी और फंस गई, रस्साकशी चल रही है, कैसे निकले? उस समय आप ऐसे हल्के से मुस्कुरा दीजिए, वो सामने वाले मुस्कुराएगा, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। अभी तक वो गाड़ी पीछे नहीं ले रहा था, फिर वो पीछे ले लेगा और आपसे कहेगा आजा भाई आजा। क्यों? क्योंकि आप मुस्कुरा रहे। दुनिया में सब आप देखिए, सवेरे पूरी दुनिया के सारे फूल अपने आप बिना किसी के कहे मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। हवा मुस्कुराना शुरू कर देती है, जल बहता पानी मुस्कुराना शुरू कर देता है, पेड़ों पे जब हवा लगती है पत्ते मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। सारे परिंदे ऐसे ऐसे खूबसूरत तरीके की आवाजें निकाल निकाल के मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। एक इंसान ही है जो सवेरे सवेरे बड़ा खामोश और सीरियस हो। पता नहीं क्यों भैया। अरे बाबा, तू सबसे ताकतवर आदमी है प्लेनेट का, तेरे को जो मिला है वो और किसी को नहीं मिला है, तू काहे के लिए सीरियस है? और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मुस्कुराते हुए फूल को देखकर, बहती हुई हवा को देखकर, चहचहाती हुई चिड़िया को देखकर अगर कोई आदमी मुस्कुरा नहीं सकता, कोई आदमी बिना वजह खुश नहीं हो सकता, तो वजह से भी उसका खुश होना बहुत मुश्किल और बहुत मोमेंटरी होगा। तो इसलिए आप अपने थ्रू आउट स्पीच में जहां जहां मौका मिले मुस्कुराए। मुस्कुराने से एक और फायदा एज ए स्पीकर आपको क्या होगा कि आपकी बहुत सारी, अगर कोई आपने गलती भी कर दी है ना, उसको भी लोग पचा देंगे, हजम कर देंगे कि कोई बात नहीं यार, अपना ही आदमी है क्योंकि आपने मुस्कुरा के कनेक्ट बना लिया उसके साथ वो आपको माफ कर देगा। लेकिन अगर आप बड़े सीरियस और बहुत उस तरह से बात कर रहे हैं, तो आप गलती करेंगे तो फट से पकड़ा जाएंगे और फिर वो सामने वाला माफ नहीं करेगा। तो इसलिए थ्रू आउट दिस स्पीच जहां जहां मौका मिले मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट है हमारा, वो है कॉस्ट्यूम, परिधान।
आप कपड़े कैसे पहनते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब मान लीजिए कि जहां मैं रहता हूँ रायपुर और जहां आप हैं कलकत्ता में, अनूनन हमारे सारे देश में काफी गर्मी होती है। लेकिन मान लीजिए आज हमें स्पीच देनी है तो बहुत सारे लोग उस दिन जैकेट पहन लेते हैं या कोट पहन लेते हैं और पसीना उनको आ रहा है स्टेज पर, और पसीना नहीं आ रहा तो अंदर ही अंदर गर्मी लग रही है। तो ऐसी चीजों को मत करिए, सिंपल रहिए। सिंपलिसिटी बहुत बड़ा गहना है। ठीक है, आज आप स्पीकर हैं, आप बोलने वाले हैं, सारे लोग आपको सुनने आए हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? दुनिया में कितने बड़े बड़े बोलने वाले आए और चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। प्रॉपर रिलैक्स कूल कपड़े पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिंपलिसिटी का मतलब आप कभी उसका मतलब ये मत लगाइए कि वो फैशनेबल नहीं होने चाहिए, वो ट्रेंडी क्लॉथ्स नहीं होने चाहिए, वो अच्छे दिखने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो डिस्कम्फर्ट हो, मौसम के अनुकूल नहीं हो, मौके के अनुकूल ना हो। ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। कलर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप पे कौन सा कलर सूट करता है। जो कलर आपको सूट करता है, आपको कोशिश करके वो कलर वियर करना चाहिए। अब जबरदस्ती जो कलर आप पे सूट नहीं करते, लेकिन चूंकि आपने नया खरीदा है तो इसलिए मैं आज नई ड्रेस पहन के जाऊं, ऐसे मत करिए। जो कलर आप पे सूट करता है, जो डिजाइन आप पे सूट करता है, जो मौसम के अनुकूल है, अब गर्मी का महीना है, आप ब्लैक कलर का हाई नेक शर्ट पहन रहे हैं, ऊपर एक जैकेट पहन रहे हैं, ऐसे ही देखने वाले को पहले गर्मी लगनी शुरू होती है आपको देख के। अब गर्मी का मौसम है तो बढ़िया व्हाइट कलर, लाइट पिंक कलर, ऐसे सूदिंग कलर्स पहनिए। ठंड का मौसम है और आपको शाम के वक्त कहीं बोलना है, तब आप अपने शौक पूरे करिए। मफलर पहनिए, कोट पहनिए, जो जो आपके पास है दिखाने लायक वो सब पहनिए। पर मौसम का ध्यान रखिए, मौके का ध्यान रखिए कि मौका कौन सा है। मौका शादी में बोलने का है या मौका किसी धर्म सभा में बोलने का है, इसका थोड़ा सा आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो कपड़ा हम वियर करते हैं वो कहीं ना कहीं उस समय हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। और जब हम अपना अपीयरेंस शो करते हैं स्टेज पर, तो सबसे पहले हमारे बोलने से भी पहले अगर कोई चीज हमारे ऑडियंस के दिमाग तक कम्युनिकेट करती है तो वो हमारा ड्रेसअप होता है। ठीक है, तो वैसे आप ड्रेसअप करिए और कंफर्टेबल रहिए स्टेज पर और डायस पर। और अगर आपको मान लीजिए काफी गर्मी लगती है, बहुत बार मेरा एक्सपीरियंस है कि जहां पर डायस रखा होता है वहां पर हवा नहीं होती, तो आपके पास अपना हैंकी पास में होना चाहिए। बोलते समय आप बिल्कुल आराम से अपना ये फेस साफ कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं, आप अपना चश्मा उतार सकते हैं। आपको पॉज लेना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गन लेके पीछे बैठा नहीं है, कोई रेस नहीं है जिसे हमें जीतनी है। अगर हमें 3 मिनट का वक्त है तो कोई बात नहीं, हम 2.5 मिनट में बात खत्म कर लेंगे। लेकिन बाकी जो जेस्चर हैं, वो जेस्चर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना बोलना इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज्यादातर बायस्ड हो जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बोल लें, जितना हमने सोचा है पूरा बोल लें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हम ऐसा कभी कुछ नहीं बोल पाते जो इस पृथ्वी पर पहले नहीं था। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, बहुत बड़ी बातें भी जो की गई वो भी इस पृथ्वी पर हजारों बार पहले की जा चुकी है। कभी भी सत्य कोई पहली बार उद्भासित नहीं होता, उसे उधेड़ा जाता है बार बार, उसे बार बार हजारों सालों बाद लोग फिर से उसको पेश करते हैं। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वही इंपॉर्टेंट है। मूल बात सबको पता है, मेरे ऑडियंस को भी पता है। मैं जो 2 दिन से आपको कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये कोई मैं नई बात कह रहा हूं, ये सब आपको पता है। मुझसे बहुत ज्यादा पता होगा बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता सकता अभी समय, और हो सकता है मुझे ध्यान नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं। लेकिन उसको प्रेजेंट उस समय, जैसे कहते हैं ना, अब खाने में बहुत सारे आइटम है, लेकिन ये दिया, पहले आमरस दे दिया, फिर लहसुन की चटनी दे दी, तो वो कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं बैठा। तो उसके बजाय आइटम कम हो लेकिन बहुत अच्छे से प्यार से अगर हम पेश करते हैं तो वो खाने के टेस्ट को एनहेंस करता है, कम नहीं करता। तो इसलिए हमको कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। 11:10, ठीक है, तो 10 मिनट और है मेरे पास आज की बात को कंक्लूड करने के लिए। तो मैं इसके बाद जो पहली बात थी रूट्स के रूप में, जो हमने कल जिस पर बातचीत की, वो था पावर ऑफ लिसनिंग, रीडिंग और थिंकिंग
और अवेयरनेस, चारों तरफ क्या चल रहा है। आज जिस पर हमने बात शुरू की, जो हमारे ट्री का स्टैम्प है, हमारी लेक्चर का, हमारी स्पीच का, हमारे कम्युनिकेशन का, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई एनर्जी, जुबान, लैंग्वेज और स्माइल और हमारा कॉस्ट्यूम, परिधान। ये बात यहाँ तक हमने की है अभी तक। अभी इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है हमारे उस कम्युनिकेशन वाले ट्री का लीव्स और हमारे उस ट्री की ब्रांचेस, वो हमारी ऑडिटरी में, हमारी स्किल में क्या होती है, हम उस पर बात करते हैं। उसके 2 पॉइंट मैं आज ले लेता हूँ और फिर बचे हुए 6 पॉइंट को हम कल एड्रेस करेंगे। तो उसका अगला पॉइंट है, वो है परिवेश, यानी कि हम कहाँ पर, किस प्रसंग पर और किन लोगों के बीच बोल रहे हैं, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। गर्मी के दिन है तो मैं बीच बीच में बेल का शरबत पी रहा हूं। यूजुअली ये सब मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आज मैं कहीं बाहर से आया और यही वेबिनार का मजा है। अगर मैं स्टेज पे होता तो ये नहीं कर पाता, लेकिन ये नया तरह की दुनिया है जो कोरोना के कारण डिजाइन हो रही है। और कोरोना के बाद भी ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे फुटप्रिंट छोड़कर जाएगा ये कोरोना, और मेरा ये यकीन है कि ये दुनिया बिल्कुल वैसी तो होगी ही नहीं जैसी कि प्री कोरोना थी। बहुत कुछ हमारे चारों तरफ हमारी जिंदगी में बदल जाएगा एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जो चेंज है वो कांस्टेंट है इस दुनिया में, वही स्थायी है। बाकी सब चीजें अस्थायी है, मोमेंट्री है, बट जो चेंज है वो हमेशा होता रहता है। तो ये एक नए तरह का चेंज है और ये बहुत खूबसूरत चेंज है ये वाला, खास तौर से। अदरवाइज मैं बहुत सी जगहों पे सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि मैं बड़ा बोर हो गया। जब मैं उत्क्रांति पर काम कर रहा था तो 1.5 साल में मैं 40 वीकेंड्स पे अपने घर पे नहीं था। मैं एयरपोर्ट्स की 6 बार लगने वाली लाइनों में लगा हुआ था। कई बार एक दिन में 2 फ्लाइट्स बदल रहा था और कभी कभी एक दिन में 3 फ्लाइट्स बदलकर मैं ऊपर असम के सिलचर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूँ, रायपुर में, वहां से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते, तो हमें किसी पहले मेट्रो में जाना पड़ता था, फिर उस मेट्रो से दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ती थी, फिर उसके बाद रोड जर्नी करनी पड़ती थी। तो बहुत बार बहुत सी जगहों पर मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि वो जर्नी इतनी मोनोटोनस होती है, एक ही जैसी होती है लगातार, तो वो बोर करने लग जाती है। बट ये जो नया दौर आया है, इसमें हम यहाँ पर अपने स्टडी में बैठे हैं और हमारे साथ कलकत्ता के, बॉम्बे के, चेन्नई के दोस्त हैं और हम बातचीत कर सक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आफ्टर कोरोना भी ऐसी चीजें बहुत हमारी सोसाइटी में पॉपुलर हो जाएंगी और वो शायद हमारी लाइफ को और बेटर और कंफर्टेबल और वेलबींग से भरी हुई बनाएगी, क्योंकि यही तो कांस्टेंट जर्नी है ह्यूमैनिटीज की। ऐसे ही हम इवॉल्व हुए हैं पिछले 80,000 सालों में, चीजों के साथ अपनी दोस्ती बनाते हुए, नया सीखते हुए, उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए। तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि आप किनके बीच बोल रहे हैं, किस प्रसंग पर बोल रहे हैं, और उस समय एटमॉस्फेयर यानी कि देशकाल परिस्थितियां कैसी हैं। इन 3 बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, तो आप जो बोलेंगे वो बहुत इजीली आपके ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कलकत्ता आकर बोलता हूँ या मैं छत्तीसगढ़ के किसी छोटे गांव में बोलता हूँ, तो दोनों जगह सेम सब्जेक्ट पर भी मेरे नैरेटिव के अंदर मुझे कुछ चेंजेस लाने चाहिए। अगर मैं राजस्थान में जाकर बोल रहा हूँ तो मेरा होमवर्क होना चाहिए वहाँ की लोकेलिटी के बारे में, वहाँ के समाज, वहाँ की लाइफ के बारे में। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक बार जोधपुर के करीब एक बहुत छोटे से गांव में उत्क्रांति बोलने गया। सुबह हम पहुंचे वहाँ 7 बजे, बीकानेर से 4 बजे चले और वहाँ पहुंचे और वहाँ जाकर मैंने अपना होमवर्क करना शुरू किया। तो वहाँ पर महाराज साहब थे निश्चल मुनि। मैंने उनसे जाकर पूछना शुरू किया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ क्या माहौल है, शादी ब्याह में कैसे होता है। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर लड़के का रेट 20 लाख रुपए था और अब 40 लाख रुपए हो गया है। मैंने कहा ये आप महाराज साहब क्या कह रहे हैं?
तो उन्होंने कहा ये सच है, क्योंकि इस गांव में आसपास लड़कियों की बड़ी कमी है। पहले अगर लड़के वाला 20 लाख रुपए लड़की वाले को देता था तो कोई उसको अपनी लड़की देता था, लेकिन अब चूंकि जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई है तो 40 लाख रुपए यहाँ पर रेट चल रहा है। अब बताइए ये कितनी आई ओपनिंग बात थी। हम पूरे हिंदुस्तान में जाके ये बताते थे कि लड़की से कभी दहेज मत मांगना, लड़की खुद ही दहेज है, पर यहाँ मामला उल्टा था। अगर ये बात मुझे पता नहीं होती और वहां लगभग 5000 लोग आए हुए थे सुनने के लिए, तो हम बोलते तो वो रिलेवेंस बैठ नहीं पाता। तो चूंकि गुरु कृपा से हमने थोड़ा सा होमवर्क पहले कर लिया था, तो हमने जाके अपने नैरेटिव को चेंज किया और बताया कि इस तरह शादी ब्याह में आपके यहाँ तो कोई दहेज लेता ही नहीं, आप तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हो, आप तो उल्टा दहेज देते हो लड़की वालों को। तो लोग हंस पड़े और खुश हो गए और कनेक्ट हो गए और बातचीत हमारी कहनी आसान हो गई, हम आगे बढ़ गए। तो ऐसे आपको है ना वो परिवेश का, लोगों का, वहां की सोशल वहां का क्राफ्ट है, उसका आपको सोशल फैब्रिक जो है उसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वहां लाइफ कैसे रन कर रही है। मोटा मोटी लाइफ सब जगह एक जैसी चलती है। मैंने पूरे देश के करीब करीब हर स्टेट में जाके देखा है, तो लाइफ बेसिकली सबके लिए एक जैसी चल रही होती है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े तरीके से हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो बारीकी से आप इसको भी जानने की, अपने होमवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश करिए। कपिल जी आप बहुत सीरियस हो गए हैं, प्लीज थोड़ा रिलैक्स, मुस्कुराइए। यस, ऑल राइट। हाँ हाँ हाँ, कपिल जी के साथ साथ सभी लोग मुस्कुराओगे, ये एक खास बात होती है। जब आप रूम में स्प्रे कर देते हैं तो खुशबू सब तक पहुंच जाती है। तो ऐसे आपको उस परिवेश का ध्यान रखना चाहिए। और ये जिस पॉइंट पर मैं अभी बात करने वाला हूं, वो आज से पहले दिन ही शायद किसी ऑडियंस ने मुझसे पूछा था, मैं उनका नाम याद नहीं रख सका, कि क्या हमको अपने श्रोताओं की नब्ज का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सुरेंद्र साहब आपने पूछा था, ऑल राइट, थैंक यू। तो मैं अभी उस पर बात कर रहा हूं। आपको हमेशा जितनी देर आप बोल रहे हैं अपने श्रोताओं की नब्ज का अपनी नब्ज से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कि आप जो कह रहे हैं उससे लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है तो आप थोड़े से अपने साउंड को अप करिए, थोड़ी बोलने की स्पीड को बढ़ाइए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आज एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और कलकत्ता जैसे शहरों में ये बहुत मुश्किल होता है, लोग इतनी दूर दूर रहते हैं, वो आप देख रहे हैं सब इधर उधर बातें कर रहे हैं। तो आप थोड़े से अपने वॉल्यूम को और अपनी स्पीड समझिए कि लोगों को एक बार आपको अपनी तरफ ध्यान लेना है, आपको तुरंत अपने वॉल्यूम को, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उसके बावजूद आप सब लोग आए, अपने घर को, मकान को, दुकान को, फैक्ट्री को, कंफर्ट जोन को, क्रिकेट मैच को, और पता नहीं क्या क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप आ गए। ओह माय गॉड, ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। अब इससे क्या होगा, इस 1-2 मिनट के स्पीड अप से आपका जो सारा ऑडियंस जो इधर उधर गप मार रहा है, पूछ रहा है क्या तेरे पास थोड़ा रजनीगंधा, वो सब भूल भाल के, और उसका पूरा ध्यान क्या होगा, आपकी तरफ आ जाएगा। फिर आप स्पीड को स्लो करना मत भूलिएगा। क्या आपको लगा अरे वैसा बोला तो सब देख रहा हूं, मैं इसी पे ऑन रहा हूं, ना ऐसे मत करना। फिर आप स्लो, और फिर स्लो होके आप फिर अपने श्रोताओं की नब्ज को पहचानते हुए कि अब ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं, अब इनको आराम से फिर से बात करते हैं। फिर आप अपने बेसिक स्टाइल पर आ जाइए। फिर आप बेसिक स्टाइल पर आए, 1-2 मिनट आप उस पर रहे, और फिर पता लगा कि ऑडियंस भी पूछने लगी रजनीगंधा तो दे दिया, और तुलसी है क्या। आप फिर पकड़ लीजिए नब्ज को, अरे ये तो फिर गड़बड़ कर रहा है। फिर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए कि बावजूद इसके जो कुछ मैं कह रहा हूं उससे बहुत बेहतर आप लोग जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है मेरे भाई और बहनों कि इसको हम जीते कितना है। और पॉज ले लीजिए। जब भी आप एक्सलेट करें स्पीच को तो उसके बाद एक पॉज ले लीजिए, तो फिर ऑडियंस फिर से आपकी तरफ आए,
फिर आप अपनी बेसिक उस पर आ जाइए। तो ऐसे करके आपको अपने श्रोताओं की नब्ज को हमेशा पकड़कर रखना है। तो दोस्तों घड़ी में तो सबके इस समय जो बज रहा है वो वही है 11:20, लेकिन वक्त सबका वही नहीं है। वक्त सबके साथ अलग अलग तरीके से चलता है। तो अलग अलग तरीके से चलते हुए वक्त को भी हम कुछ मिनटों के लिए एक साथ एक तरह से एक जैसा जीने की कोशिश करते हैं। यही हमारे भीतर का वो जज्बा है, यही हमारे भीतर की वो फोर्स है जिसने इंसानियत को इतना आगे लेकर आई। हम में और जो चिंपैंजी होता है उसमें बायोलॉजिकली फिजिकली सिर्फ 1.4% का फर्क है। बाकी वो बायोलॉजिकली पूरा हमारे जैसा है। वो सिर्फ अपनी उंगली से अपने अंगूठे को नहीं छू सकता, बाकी वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन देखिए चिंपैंजी कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे पे बिलीव करते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे पे इतना विश्वास करते हैं कि जो पायलट फ्लाइट को उड़ा रहा होता है हम उसको जानते तक नहीं है कि उसको प्लेन चलाना आता है या नहीं आता है, लेकिन हम अपने आप को उसको सौंप देते हैं। अगले 10 घंटे वो 7 समंदर पार करते हुए दुनिया के किसी शहर में सेफ लैंडिंग कराएगा या नहीं कराएगा, इसके बारे में हम पूरे समय में एक बार भी नहीं सोचते। आराम से अपनी कॉफी, अपना खाना, अपनी मैगजीन, अपनी मूवी, अपनी नींद सब पूरी कर लेते हैं। बस इसी कारण हम यहाँ पर हैं और चिंपैंजी वहीं पर है। तो देवी और सज्जनों, एक बार फिर बहुत मजा आया आप लोग के साथ बात करने के लिए। ये बड़ा पुराना मेरा प्रिय विषय रहा है। मैं अपने कॉलेज जमाने से इस पर बात करता रहा हूँ। सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। आप बड़ा ही वार्म एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इस पर बात करते हुए आया हूँ और हर बार जब मैं अपने नए ऑडियंस के साथ बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं फिर से आज पहली बार बात कर रहा हूँ। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैंने बहुत सारे महाराज साहब, बहुत सारी चरित्रात्माओं के साथ बैठकर भी हफ्तों हफ्तों इस पर बात की है और हमेशा एक नई एनर्जी से मैं खुद सराबोर हो जाता हूँ इन पर बात करके। इसमें से ज्यादातर पॉइंट जो मैं आपको बतला रहा हूँ वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किए हैं। मेरा भी रिवीजन होता है। शायद अगली बार मैं जब बोलने जाऊंगा तो इसमें से कोई पॉइंट मुझे और अच्छे से याद हो जाएगा और मैं एक और बेटर स्पीकर के रूप में लोगों के सामने अपनी बात कह सकूंगा, लोगों के दिलों तक पहुंच सकूंगा। जो बात हम एक बहुत मशहूर कवि ने लिखा था कि अपना क्या है इस दुनिया में सब कुछ लिया उधार, अपना क्या है इस दुनिया में सब कुछ लिया उधार और सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। जो स्पीकर होता है वो सिर्फ धार का काम करता है, लोहा तो सारा महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने इतना छोड़ा हुआ है जमीन पर कि हम उसका अगर छोटा सा टुकड़ा भी उठाते हैं तो सभा चमकृत हो जाती है। तो ऐसे आप सब करिएगा। बहुत कैपेबल लोग हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत अच्छे परिवारों से बड़े पुण्यशाली लोग हैं जिनको ये देव गुरु धर्म मिला और हमको ऐसे गुरु मिले। तो ये सब बहुत ही आनंद का और बहुत सौभाग्य का विषय है। अब यहाँ से हम कितना आगे अपने आप को ले जाते हैं, कितना अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और एक जीने का तरीका भी है। देवियों और सज्जनों, मैं अपनी तरफ से विराम लेता हूं और आप अब सब जो कहना चाहें, जो शेयर करना चाहें, हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। वीरेंद्र जी जैन। सर, जय जिनेन्द्र, जय गुरु राम सर। जय गुरु राम। वीरेंद्र जी प्लीज। आपने एक फर्स्ट जो पॉइंट था कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के विषय में एक बात जो कही, स्पीच डिलिब्रेट करने के 15 मिनट 10-15 मिनट पहले वो कंसंट्रेट करने की बात, उसमें जो सब्जेक्ट पर हमको स्पीच देनी है उस सब्जेक्ट में शुरू के पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स में डिलिब्रेट करने के जो शुरू और एंड के पॉइंट्स है उसी पर रहते हैं, तब तो बहुत कुछ ठीक स्पीच दे करके निकलते हैं। लेकिन सब्जेक्ट के पूरे विषय को कि ये पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है तो हम उलझ जाते हैं। तो इसमें सही क्या है, इस पे कंसंट्रेशन हमारा कहाँ पर होना चाहिए? कि आप है ना, जैसे मैं कह रहा था शुरू में कि आपको अपनी स्पीच के पॉइंटर्स बनाने चाहिए। अभी भी मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जेब में कुछ पॉइंट्स बनाकर ले जाता हूँ और बोलने के 15 मिनट पहले उसे निकालकर ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ता हूँ। फिर मौका मिलता है फिर पढ़ता हूँ, फिर गहरी सांसें लेता हूँ और नौकार मंत्र लेता हूँ
और अपने देवगुरु धर्म को याद करता हूँ। ये मैं तब कर रहा था जब मैं 16 साल का था और स्कूल के लिए कंपटीशन पे जा रहा था और मेरा टारगेट था फर्स्ट प्राइज जीतना। और आज भी मैं 10 लोगों से लेके 10,000, 50,000 और आप लोगों के आशीर्वाद से लाख लाख लोगों के सामने बोलने का भी काम पड़ा है, इस जीवन में दिया है। आपकी कलकत्ता के स्टेडियम में मैं बोला, इंडोर स्टेडियम में, उसका क्या नाम है, नेताजी सुभाष स्टेडियम है कोई इंडोर स्टेडियम? नो, बहुत साल हो गए साहब को। तो तब मैं बोला तो चारों तरफ ऐसे ऑडियंस थे। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि वो जो पॉइंटर्स है ना आपके, जो आपने बनाए, उन सबको आप सरसरी निगाह से पढ़ते जाइए और फिर आंख बंद करिए, फिर पढ़िए। और जब आप बोलना शुरू करें, आप ऐसे मत सोचिए कि स्टार्टिंग वाला इंपॉर्टेंट है कि बीच वाला इंपॉर्टेंट है कि एंड वाला इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी बातें होती है कि वो जो बहुत शुरुआत जोरदार हो तो अच्छा रहता है, एंड बहुत जोरदार होना चाहिए, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ओरल स्पीच को आप एक ही नजरिए से देखिए एंड स्टडी तरीके से आप आगे बढ़िए। अगर आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उस दिन छूट भी गया है तो आप एक बात का ध्यान रखिए, वो आपको पता है, आपके ऑडियंस को नहीं पता कि आपसे कुछ छूटा है। इसलिए उसको लेके अपने स्पीच के बीच में, जैसा आपने कहा, बहुत सही बात है वीरेंद्र जी, आप उलझिए मत। अभी उलझ जाता, अरे यार ये मैंने उठा दिया, इसके पहले वाला पॉइंट तो मेरी जान थी स्पीच की, मैं बोला ही नहीं। कोई बात नहीं बाबा, जीवन फिर मौका देगा, फिर उठा लेंगे। आज तो जो तराना, जो गाना बन गया है, जो शायरी लिख रहा है, कोई हमको माध्यम बना रहा है। देखिए, स्पीकर एक माध्यम है, सिर्फ हम नहीं होते। उस समय हम खत्म हो जाते हैं। जब नृत्य पूरा होता है तो नाचने वाला गायब हो जाता है, जब संगीत पूरा होता है तो गाने वाला गायब हो जाता है, कोई और ही बोलता है उसके भीतर से, कोई और ही गाता है उसके भीतर से। ऐसे अलाउ योरसेल्फ व्हाट इज गोइंग ऑन और फिर उसका मजा लीजिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। संगीत इस वक्त रचा जा रहा है आपके भीतर, जस्ट एंजॉय। और अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपका ऑडियंस भी एंजॉय करेगा। थैंक यू वेरी मच। नेहा जी सुरेंद्र डागा। जी। जय जिनेंद्र। हाँ, आज मेरा क्वेश्चन ये था, जब अपना बोलने कंपटीशन होता है, जब अपना बोलने का टर्न आता है, उससे पहले बहुत लोगों का सुनने के बाद उनका सुनने से नर्वसनेस और बढ़ जाता है, और जब खुद का नंबर आता है ऑडियंस को देख के और घबराहट होने लग जाती है, मन घबराने लग जाता है। तो उस चक्कर में क्या बोलना है वो सब ध्यान इधर से उधर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में सिंपली आप अपने पॉइंटर्स को ऑडियंस के सामने निकालिए। ऐसा देखिए अपने पॉइंट नंबर 1 को बहुत आराम से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा पॉज लेकर। सारा ऑडियंस आपको देख रहा है। हम गड़बड़ कब करते हैं? जब हम हड़बड़ा जाते हैं। हम उस कागज को फट करके इधर उधर छुपा के और शुरू करना चाहते हैं बोलना। अब चूंकि हम घबरा चुके हैं पूरी तरह, हम भूल रहे हैं, ये हमको पता है, तो फिर अटक के घबरा के बोलने से अच्छा है बेहतरीन तरीके से निकाला जाए, पढ़ा जाए। देखिए, दुनिया के सारे बड़े आदमी जब बहुत बड़ी स्पीच देने जाते हैं, हमारे मोदी साहब भी जब यूएन में बोलने जाते हैं तो पन्ना देख के बोलते हैं। तो आप भी पन्ना देख के बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिचुएशन ये हो कि कुछ देख के नहीं बोलना हो, तब क्या? ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है? मुझे तो नहीं पता ऐसे सिचुएशन के बारे में। अब कोई ऐसा कंपटीशन हो कि जिसमें आपको देखना ही नहीं है, तो फिर उसके लिए तो जो तैयारियां हैं वो वॉर वाली तैयारियां होती है, युद्ध स्तर वाली तैयारियां, कि फिर उसके लिए आपका घर, आपका स्टेज और आपका आईना आपका ऑडियंस है। और रिटेक पे रिटेक रात लग जाए कोई परवाह नहीं, फिर तो तैयारी वैसी होनी चाहिए, तो मेरिट में आओगे आप। अगर कंपटीशन की बात है तो फिर वहां कोई कमी नहीं छोड़ सकते हम, है ना? क्योंकि जब वार लड़ने जाता है तब हम सिर्फ अपनी बंदूक के निशाने पे भरोसा नहीं कर सकते, तब हमको कवर करने वाले और 10 सोल्जर भी होते हैं कि ठीक है, अगर इधर से गोली चलेगी तो तू कवर देना, उधर से गोली चलेगी तो तू कवर देना, है ना? तो फिर वॉर सिचुएशन है। अगर कंपटीशन में जा रहे हैं तो इट्स अ वॉर, फिर हमको जीतना है, डू और डाई, कोई गुंजाइश नहीं, पूरी तैयारी। और जब तक पूरी तैयारी नहीं हो जाए तब तक लगे रहो भैया, छोड़ो मत। यस। जय जिनेंद्र सर,
आपकी तो बहुत तारीफ सुनी। तो दिल्ली में जम्बू स्वामी का जो हुआ था, दिल्ली से मेरे भाई का फोन आया था, बोले कि उन्होंने दिल्ली को तो पूरा एकदम मचा के रखा था जम्बू स्वामी का। अच्छा सर, मैं क्वेश्चन मेरा ये था कि जब कहीं जाते हैं हम, जैसे बजट की स्पीच बोलते हैं या किसी स्पीच दे रहे हैं, तो हमारे पहले वाला वक्ता ने हम जिस सब्जेक्ट पर बोलने वाला था उन्होंने कह दिया, तो फिर अब मेरे पास बचा क्या, अल्टरनेट कुछ रहता नहीं है। तो मुझे वो सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां याद आती है कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा कान, उमर का आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो उस तरह की कविता फिर उमर करके मुझे अल्टरनेट कुछ रहता नहीं है, तो फिर मन से उसी बजट के जो फिजिकल फाइनेंशियल डाटा के अलावा दूसरा कोई डाटा बोलना पड़ जाता है। वो डाटा में कुछ सत्यता ज्यादा नहीं रहती है, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर करके जो आया था वो मेरे पहले किसी स्पीकर को नंबर मिल गया, तो मुझे आई डिड नॉट गेट दैट व्हेन आई हैव टू स्पीक ऑन अनदर, दूसरे डाटा पे बोलना पड़ता है, फिजिकल की जगह फाइनेंशियल डाटा या अन्य। आई गॉट योर पॉइंट। उस सिचुएशन में क्या करें? जी देखिए, दो बातें। एक तो क्या होता है, जो ये कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पर जब हम स्पीच करते हैं, तो एक तो इसमें कोई गपबाजी चलती नहीं है, कोई शेरो शायरी कविता वहां काम आती नहीं है। हालांकि अब तो लोग अब तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी शेरो शायरी करते हैं बीच बीच में, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये इतना ड्राई सब्जेक्ट है कि सारे सांसद सो जाएंगे, तो बीच बीच में बेचारे शेर सुनाते रहते हैं ताकि सांसद जागे रहे, और ऐसे करके नींद सबकी उड़ती रहे। एक्चुअली ये जो संसद में ये थपथपाने का ट्रेंड है, नींद उड़ाने के लिए बेसिकली, बाजू वाला सांसद सो ना जाए, इसलिए बीच बीच में लोग ऐसे ऐसे करके टेबल को थपथपाते हैं। तो आप अगर ऐसी पोजीशन पे गए कि बजट पे आप बोलने गए, और अब ज्यादातर बजट पे हम लोग जब बोलते हैं तो एज ए बिजनेसमैन हमको हमेशा लगता है सरकार ने जो किया है वो कुछ ऐसे नहीं है, खाली शोशेबाजी है, इसमें कोई ज्यादा आनी जानी नहीं है। सारे लोग इसी तरह की बातें करते हैं। उन्होंने दिया तो सही, इनकम टैक्स में इतना नहीं इतना देना चाहिए था, वो ऐसे किया तो सही, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई तो सही, पर इतनी नहीं इतनी करनी चाहिए थी। ऐसी बातें हम लोग करते हैं समीक्षा में। अब मान लीजिए आपके पहले वाले स्पीकर ने भी वो सब बातें कह दी जो आप भी सोच के गए, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा सीधा उसको कोड करिए कि भैया यही बात मैं भी कहने वाला था, इन्होंने भी कही है, और इसके सिवा हम कहे भी क्या। आप फिर उसको उस तरह से मोड़ दीजिए कि यही सच्चाई है इस समय की, कि ये स्ट्रक्चर किया गया है, इस स्ट्रक्चर में हमको अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, ये एक चैलेंज है, अब यहां से हमको ऐसे करना पड़ेगा। और अगेन वो सेम डाटा आप रिपीट करिए, उसमें कोई ये बात नहीं है कि देखिए। और आपको मैं बताऊं, बजट जैसी चीजों पर आप नहीं, कम से कम नहीं तो 1 करोड़ आदमी बात करते हैं और सेम बात करते हैं, कोई नया कहां से लाएगा? है ना? तो ऐसी चीजों पर तो वो रिपीटेशन होगा और कुछ नहीं हो सकता। गोल्डी सेठिया कुछ पूछना चाह रही हैं, यही नाम है आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है? ऑल राइट। मेरा सिमरन नाम है, पर गोल्डी ऐसे ही घर वाले बुलाते तो गोल्डी। कोई बात नहीं, यहाँ तो सब घर वाले ही है, चलिए। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट है या फिर आपको सब कुछ आता है, तो भी आपको स्टेज से घुसने से पहले स्टेज में डायरिया जैसा फील होता है, बटरफ्लाईज घूमने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ हर बार हुआ है, जितने बार भी मैं स्टेज में गई हूँ। क्या क्या हुआ, फिर से बताइए। बटरफ्लाईज आती हैं और बटरफ्लाईज आते, डायरिया जैसा फीलिंग आता है। डायरिया आता है। ये बहुत स्वाभाविक है। आप ऐसे मत सोचिए कि मेरे साथ क्यों होता है और हर बार होता है। मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी होने दीजिए ना, क्या फर्क है? अरे बाबा, पूरी दुनिया परेशान हो रही है कि बटरफ्लाई नहीं दिख रही है। सारे एनवायरमेंटलिस्ट पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं कि बटरफ्लाई फिर से ह्यूमैनिटीज के साथ रहने के लिए आए, जैसे कि अभी इस सिचुएशन के बाद आई है। 1 महीने में बहुत सारी बटरफ्लाई दिखने लग गई है गार्डन्स में हमारे। तो अगर आपको स्टेज जैसी जगह पर जहां कोई ग्रीनरी नहीं है और बटरफ्लाई दिख रही है, एंजॉय द कलर। ओ माय गॉड, आज तो 3 ही आई, पिछली बार बोली थी तो 15 आई थी। अरे कहाँ हो मेरी यारो? ऐसे आप उसको एंजॉय करिए, मत सोचिए, इस पे काम मत करिए, इसको मत रोकिए। जो हर स्पीकर के साथ कुछ एक स्पेशल होता है। जैसे मैंने पहले सेशन में बताया था कि मैं जब बोलता था बरसों तक मेरी उंगलियां सुन्न पड़ जाती थी, मुझे लगता था यहाँ ब्लड नहीं है, पत्थर हो गई है ये। कई बार तो इतनी पत्थर हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगता था कोई सीरियस प्रॉब्लम है मेरे साथ, लेकिन जैसे ही मैं बोल के उतरता था, वो पता ही नहीं पत्थर कहाँ चला जाता था।
आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, जैसे आप बॉल के उतरे बटरफ्लाई गायब। तो हर एक के साथ कुछ स्पेशल होता है, वो उसको होने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए बस, और अपने स्पीच पे, अपने नैरेटिव पे ध्यान दीजिए। अब फिर मैंने देखिए, हाँ बोलिए। मैंने अपना अभी नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है, ब्लॉगिंग मैं आजकल करती हूँ, तो मेरे को बस आपसे कुछ टिप्स चाहिए कि मैं वो कैसे बोलूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है मेरे को कि मैं एक ही टैंजेंट पे सेम वे में सेम ही तरीके से बस बोले जा रही हूँ, तो वो अब ऑडियंस को एक टाइम पे तो बोरिंग लगने लग ही जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। एक तो YouTube में ना आपको हमेशा टाइम फ्रेम को बहुत ज्यादा एडिट करना है। अगर आपकी बात 2 मिनट और 12 सेकंड में खत्म हो रही है, तो आपको ये देखना है कि 12 सेकंड में भी अगर सिर्फ 3 सेकंड ऐसे हैं जो अगर आप ना बोले तो चलेगा, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप कट करिए उस 3 सेकंड को भी, क्योंकि वहां पर इतनी चॉइस है कि आदमी 1 सेकंड लगाएगा और सिर्फ अंगूठा ऐसे हिलाएगा और आपका वीडियो ऊपर चला जाएगा, वो दूसरा सुनने लग जाएगा। दूसरा, वहां पर आपका कंटेंट बहुत मजबूत होना चाहिए, और जितना शॉर्टेस्ट, जितना स्वीटेस्ट वीडियोस आप बना सकते हैं, उतना YouTube पे आपका ज्यादा सुना जाएगा। और नया नया नैरेटिव देने की कोशिश करिए। वैरायटी बहुत जरूरी है। आपके चैनल पे अगर किसी ने आपके वीडियो वाले कॉलम को क्लिक कर दिया, उसमें वैरायटी दिखनी चाहिए, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। नहीं तो खाली वो आपके 1-2 वीडियो करता, और जब तक कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तब तक कोई मतलब नहीं है ना आपकी मेहनत। तो उस पर खूब काम करिए। बहुत देखिए, वो बहुत आसान है, लेकिन चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। और आपका वैसे सवाल अच्छा है, क्योंकि एज ए स्पीकर अब YouTube भी एक तरह का स्टेज है, ग्लोबल स्टेज है। अब जरूरी नहीं है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई मौके का इंतजार करना पड़े कि कोई स्टेज मिले, कोई माइक मिले, कोई ऑडियंस मिले। अभी पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है। आपके काम में अगर दम है तो आप देखो, वो एक गाना था, ओ गेला ऑलावरी रे, क्या गाना था? हाँ। अब देखिए वो गाना तेलुगु में है और कैसे YouTube पे वायरल हुआ और मिलियंस व्यू हो गए। तो ऐसे अभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अनलिमिटेड है, स्काई इज द लिमिट। चलिए था, थैंक यू। आपने नए डायमेंशन की तरफ हमारी चर्चा को ले गई गोल्डी आप। गुड। चलिए, और कोई सवाल? हाँ, जय जिनेंद्र भैया, एक क्वेश्चन ऐसा था कि अपन जैसे पब्लिक में कुछ बोल रहे हैं या ऑडियंस को कुछ बोल रहे हैं, और वो अपने को लग रहा है कि वो ऑडियंस के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में जा रहा है, उस टाइम में अगर अपने को वापस कंट्रोल करना हो तो वो कैसे किया जाए? देखिए, अगर आपकी बात परफेक्ट है, वही कहना लाजमी है आज, तो ऑडियंस अगर अगेंस्ट, पूरी की पूरी ऑडियंस नहीं जाती है, कुछ लोग जाते होते हैं अगेंस्ट में। जैसे मैं आपको बतलाऊं, जब मैं उत्क्रांति का नैरेटिव पूरी दुनिया में बोल रहा था, तो हर सभा में कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके फेस से लगभग ये एक्सप्रेशन आता था कि तू नीचे उतर, बाहर निकल, एग्जैक्टली फिर तेरे को बताते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन भी मैंने इनकाउंटर किए हैं, और मैं हमेशा जो मुझे टाइम अलॉट होता था उससे 30 मिनट्स पहले बंद कर देता था और कहता था पूछिए मुझे, और उसमें से वैसे ही लोग सबसे पहले खड़े होते थे पूछने के लिए। पर उसका फायदा ये होता था कि जो उनका बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन होता था, वो मेरे बहुत सारे ऑडियंस के भी अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होता था। मैं एक उनके क्वेश्चन से अपनी पूरी ऑडियंस को एड्रेस कर लेता था। तो ऐसे ही आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें। अगर मान लीजिए आज आपको इसी विषय पर बोलना है, यही ठीक है, और ऑडियंस में से कुछ लोग अगर आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे इंथो के साथ, पूरी स्पिरिट के साथ अपनी बात को रखिए। एंड ऑफ द डे लोग बोलेंगे कि मनोज जी आपने तथ्य की बात की। ऑल राइट, तो आज और हेलो सवाल?
हेलो जयजिंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र काजल जी बोलिए। ऐसा होता है कि कभी कभी हम स्पीच दे रहे हैं और ऑडियंस से कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ द टॉपिक भी रहता है, थोड़ा टॉपिक को मतलब हेवाया भी लेके चला जाता है। कहीं से हम शुरू करते हैं और वो टॉपिक कहीं और चला जाता है, कई अननेसेसरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इस चीज को हम कैसे हैंडल करें, मतलब वापस बहुत हमारे अच्छा टॉपिक question। के पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है काजल जी आपका। ऐसे समय में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो आपको कह देना चाहिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप ऐसे करके उसको कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि साहब मैं बिल्कुल सक्षम नहीं हूं, कि आपने बड़ा गहरा सवाल किया है लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मैं इसका जवाब देना ठीक नहीं समझता, और क्विट कर जाइए। उससे क्या होगा, सामने वाला का ईगो भी रिलैक्स हो जाएगा कि क्या सवाल उठाया मैंने स्पीकर। हमारे साथ ऐसा सैकड़ों बार हुआ। बहुत बार लोग ऐसे सवाल उठा देते हैं जिसपे हमको जवाब आता है, लेकिन वो सवाल इस लेवल का है कि ऐसे लगता है कि कोई सीधा महावीर से पूछ रहा है। इस लेवल का लोग सवाल उठा देते हैं। तो हमको लगता है कि इसका जवाब हमको देना ठीक नहीं है, अपनी दुकान समेट लेना ही ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में क्विट कर जाना चाहिए और बहुत विनम्रता के साथ कह देना चाहिए कि भाई ये चूंकि बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है आज की टॉक से, या आप कभी समय का बहाना कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि चूंकि अब बहुत थोड़ा ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं इसको अभी आंसर करूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी अभी ज्यादा कोई जरूरत नहीं। ऐसे करके आई एम वेरी सॉरी, आप माफी मांग लीजिए। एक बार हम काठमांडू में बोल रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति ऐसे ही खड़े हो गए हमारे ऑडियंस के बीच में से, और उन्होंने बड़े गहरे सवाल सीधा जैन फिलॉसफी पे और इस पे उठाना शुरू कर दिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये सवाल आचार्य या तीर्थंकरों के लेवल के हैं और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आपका चिंतन बहुत गहरा है, निसंदेह आपने बहुत पढ़ा है, आप बहुत जानते हैं, बट मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो वो खुश हो गए एकदम, ऑडियंस भी खुश हो गई, क्योंकि ऑडियंस जानती थी कि ये ऐसी ही बातें करते हैं हमेशा। ऑडियंस को पता होता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। ऑडियंस सबको जानती है। तो अगर आप ऐसे विनम्रता से किट कर लेते हैं तो ऑडियंस खुश होती है कि समझदार आदमी है, इससे उलझा नहीं, हम तो परेशान है शहर में, इसको भी उलझा रहा था। तो आप अपना हट जाइए। हाँ सिद्धार्थ भंडारी जी, आप काफी हंस रहे हैं इंदौर से, कुछ पूछिए। सिद्धार्थ भंडारी स्क्रीन पर नाम आ रहा है, दाढ़ी वाले भाई साहब, इनको अनम्यूट करिए एक बार। मॉडरेटर साहब कहाँ हैं आप? हाँ सिद्धार्थ। जय जिनेंद्र जी, बिल्कुल टॉपिक ऐसा था, हंसी आ गई बिल्कुल। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हुआ था स्वाध्याय सेवा टाइम पे। ऑल राइट दैट इज द रीजन हंसी आ गई। नहीं बहुत अच्छी बात है, आप हंसे तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स खुशनुमा हो गया। और हमारी बात को आपने सेकंड किया, आई लाइक इट। हाँ हमारे कपिल जी कुछ पूछना चाहते हैं। थैंक यू यस थैंक यू सिद्धार्थ। मोस्ट वेलकम। हाँ कपिल। जय जिनेंद्र, ऐसा एक नैरेटिव है कि एक सक्सेस, ऑल्दो ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, बट क्योंकि हेलो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आप सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसा एक नैरेटिव है कि एक सक्सेसफुल आदमी को कम से कम 50 से 70 बुक पर ईयर पढ़नी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग को एक बुक चालू करते महीनों लग जाते हैं उसको पढ़ने के लिए। आपने जैसे कहा कल कि हम लोग को एक चैप्टर पढ़ने के बाद वी शुड पॉन्डर अबाउट व्हाट द टॉपिक वाज एंड हाउ डिड वी अंडरस्टैंड। तो हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग कैसे हाउ टू रीड मोर और कैसे अपनी रीडिंग को हम फास्ट कर सकते हैं, ताकि क्या है कि ज्यादा कंटेंट ले सकें और ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है आपका कपिल जी। अगर हम वाकई में बहुत पढ़ना चाहते हैं, हम उसको कैजुअल नहीं लेते, तो जैसे हमारे बाकी चीजों के टाइम फिक्स हैं कि मॉर्निंग को हम इतने बजे उठते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, इतने बजे ऑफिस चले जाते हैं, इतने बजे घर लौट आते हैं, साल में इतनी बार हम बिजनेस ट्रैवल पे और इतनी बार लेजर ट्रिप पे जाते हैं, इन सबको जैसे हम शेड्यूल करते हैं। बट हमें से बहुत कम लोग अपनी स्टडी को शेड्यूल करते हैं। तो आपको अपने डेली रूटीन में या अपनी वीकली रूटीन में कुछ टाइम के स्लॉट फिक्स करने पड़ेंगे कि उतने देर मैं पढ़ूंगा ही,
और पढ़ने के लिए जो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन हैं मोबाइल, उसको आप उतनी देर के लिए एरोप्लेन मोड पे करिए ताकि कोई मैसेज, कोई वॉइस कॉल नहीं आना चाहिए, तो ही आप पढ़ पाएंगे। अगर आपने मोबाइल बाजू में रखा कि मैं काम भी देख लेता हूं, मैं पढ़ भी लेता हूं, तो ये बहुत मुश्किल होगा। और अगर वैसा आप स्लॉट फिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्टडी की स्पीड बढ़ी है और हफ्ते भर में खत्म होने वाली किताबों की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़े। यूजुअली हम सोचते हैं कि किताब मतलब क्या है, हम पढ़ते भी जाएंगे और काम भी करते जाएंगे, हम तो बड़े ब्रिलियंट आदमी हैं। इधर ये किताब भी खोल ली और उधर उधर डायरेक्शन भी दे दिया, इधर फोन भी उठा लिया, उधर बैंक का RTGS भी कर दिया, तो थोड़ा मुश्किल होता है। वो फिजिकल रीडिंग हो सकती है बट वो मेंटली उतना अंदर जाता नहीं। तो आप स्लॉट फिक्स करिए। और अगर स्लॉट फिक्सेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है रूटीन में, तो आप अपने सोने के घंटे में से समय निकालिए। यानी कि 2 टाइम की रीडिंग बहुत ही पावरफुल है। एक, जब आपका दिन का पूरा काम खत्म हो गया, उस समय रात को अगर आप 15 मिनट, हाफ एन आवर भी आप पढ़ते हैं, तो होता ये है कि जो आप कॉन्शियस ब्रेन से कंसीव करते हैं वो आपके नींद में जाने से आपके सबकॉन्शियस की तरफ जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रात का जो आपका आखिरी थॉट होता है वो हमेशा मॉर्निंग में उठते ही ऑटोमेटिकली आपका पहला थॉट होता है, क्योंकि रात भर वो चीज आपके सबकॉन्शियस में चलती रहती है। तो इसलिए आप रात को सोने के ठीक पहले कोई किताब पढ़ सकते हैं, और या फिर जागने के बाद अगर आपके पास वैसा टाइम स्लॉट है। अगर नहीं है, मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं, तो आप 5:30 उठना शुरू करिए और 30 मिनट्स अलॉट करिए पढ़ने के लिए। बिना कुछ किए सबसे पहले आप पढ़ेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज को, अपनी वॉक को जाएंगे। उसका फायदा ये होगा कि जब आप अगर कुछ पढ़ के वॉक करेंगे या पढ़ के आप योगा करेंगे, तो आपके दिमाग में जो इधर उधर की बातें चलनी हैं, उसकी बजाय राइटर के थॉट्स भी चल सकते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से आपके अंदर जा सकता है। तो ऐसे सिस्टमेटिक रीडिंग जरूरी है। निर्मल जी सिंघवी। अभी आप बीच में टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे। Am I audible? थोड़ा सा जोर से बोलिए। अभी बीच में आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, मेरी आवाज आ रही? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, आपने बीच में टाइम फ्रेम की बात की थी अभी किसी क्वेश्चन के आंसर में। हाँ। अपने पास अगर मान लो कोई आधे घंटे का 1 घंटे का स्पीच तैयार है और यदि अपने को 2 मिनट में बोलना है या 15 मिनट में बोलना है, तो वहां बड़ी दिक्कत आती है। हाउ टू लिमिट इट, टाइमिंग कैसे करें चीजों का? अच्छा निर्मल जी साहब, क्या बात है। टाइम की प्रॉब्लम अच्छे स्पीकर को आती है। जैसे कि आप हैं, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है बोलने के लिए, और लोगों की भी टाइम की लिमिट है कि उनके पास जिंदगी में उतना ही समय है हमको सुनने के लिए। तो ये तो बहुत ही जरूरी है कि अगर आपके पास उस सब्जेक्ट पे 1 घंटा की तैयारी है और उसको सिर्फ 15 मिनट में बोलना है, तो आपको बुलेट पॉइंट्स निकालने हैं और कुछ चीजों को छोड़ देना है। टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडिटरी में। अगर आपको 5 मिनट अलॉट हुआ है तो आपको 4 मिनट के अंदर पूरा करना है। कारण क्या है साहब? अभी कौन सी शॉप सबसे ज्यादा चलती है, कोई बताएगा मुझे? जिसपे डिस्काउंट का बोर्ड लगा होता है, 20%, 30% ऑफ। तो स्पीकर को भी अपनी तरफ से डिस्काउंट देना चाहिए। 15 मिनट का टाइम अलॉट हुआ, पहले डिक्लेयर करना चाहिए भाई 13 मिनट में ही पूरा कर दूंगा। ऑडियंस पहले रिलैक्स हो जाएगा, वाह भैया ये ज्यादा नहीं बोलेंगे। और 13 मिनट में आपके पास क्योंकि बहुत पॉइंट है, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स को छोड़ दीजिए कि भैया आज रहने देते हैं इसको। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं, मैं इसी पे बात करता हूं। मान लीजिए कि 5 महाव्रत पर, ये 5 हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जैनों के, उस पर बोलना है। अब आप जैसे स्पीकर के पास तो 2 घंटे का मटेरियल होगा इस पे बोलने के लिए, लेकिन अगर हमने आपको 5 ही मिनट अलॉट किया है तो आप क्या करेंगे? तो मेरा सजेशन है आप उस समय कहिए कि ये 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है हम जैनों को, हम व्यापारियों को, वो है अपरिग्रह की धारणा पर बात करने की। हमारे से ज्यादा परिग्रही व्यक्ति पृथ्वी पर ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है।
यम जैनों को क्या हो रहा है, और आप सिर्फ परिग्रह पर 5 मिनट बोलिए और खत्म कर दीजिए। ऐसे हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू आस्किंग क्वेश्चन भी, आप तो खुद मास्टर आदमी है। ऑल राइट, मैं सोच रहा हूं कि आज सबके क्वेश्चन, अच्छा हाँ, अब सिद्धार्थ जी भंडारी कुछ पूछ रहे हैं इंदौर से। वेट, आप अनम्यूट नहीं है अभी। यस, स्पीक। Jai Jinesh. Yeah. जय जिंदगी। Sometimes we find trouble. Okay, am I clear? Yes. Am I audible? Yeah. Okay. Sometimes there is a problem with age group. When you have one topic to speak on, but जो audience है वो different age group की है. So to be able to connect with everybody becomes very difficult. Is there something that you would suggest on something of this sort? देखिए, और खास तौर से So जैसे when you आपने talk बताया about अपने बारे में, आप not much experience, just 1 year. Yeah. All right. Should I respond? Yeah. Surely. Yeah. देखिए, जैसे कि आपने बताया आप स्वाध्यायी हैं और आप भले ही 1 साल हुआ है आपको, लेकिन आप जब बोलने जाते हैं तो आपके ऑडियंस में 85 ईयर से लेके 15 ईयर तक के लोग होते हैं। Correct. तो वो सबके साथ कैसे कम्युनिकेट हो सके, ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को बैलेंस करना ही एक स्पीकर का सबसे बड़ा काम है कि वो सबका ध्यान रखे। ये आपको वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे हमारे घर में हमारी मदर, हमारी बहन, हमारी वाइफ परफॉर्म करती है कि सेम खाना होता है लेकिन सबको खिला देती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। जैसे बच्चा कहता है मैंने नहीं खानी ये सब्जी, तो कहती कल तो मैं तेरी पसंद की बनाने वाली हूँ, बस आज तू खा ले। तो इसमें भी आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि अपने सारे ऑडियंस को आप कैटर कर सके, ऐसा थोड़ा थोड़ा आप उसमें परोसते जाइए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये करना तो पड़ता है स्पीकर को, और खास तौर से ऐसी सभाओं में जहां हम लोग बोलते हैं। और वहां पर आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने यूथ को पूरी तरह तवज्जो देनी है। कभी भी आप ऐसा मत खड़ा करिए, बहुत सारी बात ऑरेटर ऐसी बातें बोल देते हैं कि आज का जो युवा है वो बड़ा विमुख है और वो धर्म से दूर है, और हमारे पुराने लोग ऐसे थे और अभी हमको सबको ऐसे आना चाहिए। ऐसी बातें कह के आप युवाओं के अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं। ऐसा कभी मत कहिए। आप उनको भी उतना ही पैम्पर करिए जितना आप बड़े लोगों को कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है। जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए अभी बहुत समय बाकी है, वो कर सकते हैं। उनको इंस्पायर्ड करने का काम करिए। लेकिन कभी भी आप ऐसा किसी भी 3 तरह की जनरेशन होती है हमारी सभाओं में, और अब जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है इस कम्युनिकेशन एरा में। अब जो जनरेशन गैप है वो 6 साल का जो बच्चा है, मतलब कि एक ब्रदर और दूसरे ब्रदर के बीच में अगर 6 साल का गैप है तो वो दोनों 2 जनरेशन के हो जाते हैं आजकल, क्योंकि गैजेट्स इतने ज्यादा न्यू जनरेशन के आ रहे हैं कि वो आगे वाले को पता ही नहीं होते। तो इसलिए अभी आप सबको साथ लेकर चलिए और जनरेशन गैप के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, और ऐसी कोई बात ही मत आने दीजिए बाहर। हमेशा हम सोचते हैं कि जो पुराना समय था ना वो बहुत अच्छा था, और अभी आने वाले समय में सब लोग बड़ा खराब सा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सब समय में हमेशा चैलेंजेस होते हैं ह्यूमैनिटीज के सामने। हमारे सामने दूसरे चैलेंज है, उनके सामने दूसरे चैलेंज थे, और हम हमेशा उससे इनकाउंटर करते हैं। Correct. Definitely. All right. एक फेसबुक से क्वेश्चन है लचन जी सेठिया का कि बोलने से पहले धड़कन तेज हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या करें? धड़कन तेज हो जाती है तो मेरा तो वही आंसर है कि अच्छा है कार्डियो हो रहा है भैया। कितनी मेहनत करते हैं कार्डियो करने के लिए, जिम जाते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, सब तो कार्डियो को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अगर स्टेज में जाने से धड़कन तेज हो रही है, एंजॉय इट भैया, पंप हो रहा है, बढ़िया है, साफ होगा, लंग्स अच्छे रहेंगे, कोरोना दूर रहेगा।
इट इज इन लाइटर नोट, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ धड़कन तेज होती है और होनी भी चाहिए और स्वाभाविक है। आप मत सोचिए कि क्यों तेज हो रही है, अरे बाबा ऐसे थोड़ी नॉर्मल कैसे रहेगी वो, जब एक साथ 200 ऑडियंस आपको देख रहे हैं तो तेज होगी, लेकिन जब आप उसके तेज होने को स्वीकार कर लेंगे तो फिर बाद में भी हर बार भी वो तेज होती रहेगी, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सर में बहुत तेज दर्द है और आपको लग रहा है कि मुझे अभी कोई काम नहीं करना है, और अचानक आपके मोबाइल पे एक ऐसे आदमी का फोन आता है जिसके फोन का आपको बड़ा इंतजार था कि वो कभी मुझे फोन करे। आप फोन उठाते हैं, बात करते हैं, खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि सर दर्द था, लेकिन सर दर्द होता है। आप फोन रखते हैं, फिर से सर दर्द चालू। तो ऐसे ही चीजों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब माइंड गेम है। किसी की तितली दिख रही है, किसी की धड़कन तेज हो रही है, किसी का हाथ पत्थर हो रहा है, ये सब हमारे अपने अपने माइंड के नए नए तरह के फितूर हैं। इसको होने दीजिए, क्योंकि उसका काम है खेलना, उसको खेलने दीजिए, हम अपना काम करिए। कोई बुरी बात नहीं है हार्ट बीट तेज होना। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, हम जब स्पीच बोलते हैं उस बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तब उस समय क्या करें? डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो होमवर्क की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना क्रिकेट में कि ये बल्लेबाज तो बहुत अच्छा है पर कंसिस्टेंट नहीं है, अच्छा खेलते खेलते अचानक एक बहुत ही गंदा सा शॉट मार के आउट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम अपनी स्पीच से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब हमारा होमवर्क कम है थोड़ा, हमको उस पर काम करना चाहिए कि हम फोकस्ड रहें, अपनी बात पे, अपनी लाइन पे रहें, अपनी लाइन को न छोड़ें। और अगर मान लीजिए हमारे साथ ऐसा बार बार हो रहा है कि हम स्पीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि फिर हम अपने होमवर्क को और बढ़ा दें, जो प्रैक्टिस, जो रियाज हम करते हैं उसको और बढ़ा दें, तो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। फेसबुक से संजय जी सेठिया का क्वेश्चन है, धनराज जी अभानी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभी रुकिए, आप अनम्यूट नहीं है। ओके, हाँ अभी बोलिए। जय जिंद्र महेंद्र भाई जी। जय जिंद्र। मेरा प्रश्न आज के टॉपिक का तो नहीं है, आम जीवन का ही प्रश्न है कि अपने खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को कैसे मेंटली स्ट्रांग बनाए अपने, ताकि कोई भी अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, विषम से विषम परिस्थिति भी आए, तो अपने उसको इजी वे में उसको ओवरकम कर सके, उसको फेस कर सके। तो अपने खुद को और बच्चों को मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाए आज के लिए? ये धनराज जी, ये पूरा एक वर्कशॉप का मैटर है जिस पर पूरी एक वर्कशॉप हो सकती है 2 घंटे की। वो सवाल आपने पूछा है, मैं आपके सवाल का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। अभी मुझे इसको आंसर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी काफी। ठीक है, हम अभी इस पर बात कर लेते हैं ऑडिटरी पे, और कभी मौका मिलेगा तो मैं इस पर भी जरूर बोलना चाहूंगा। बहुत सामयिक सवाल है आपका, और इसके बहुत अच्छे सॉल्यूशन हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा देव गुरु धर्म हमको बतलाता है, अगर हम करें तो। अच्छा। पर कभी हम इस पर जरूर बात करेंगे। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र, मैं त्रिशला बोल रही हूँ। हाँ त्रिशला, ये जितने भी पॉइंट्स आज हमने कवर किए हैं, इज इट ऑडिबल? हाँ यस। जितने भी पॉइंट्स आज हमने कवर किए हैं, जैसे अगर अपने बच्चों को, अगर मैं मेरे बच्चों को अगर सिखाना चाहूँ कि उनको पब्लिक स्पीकिंग या उनको कैसे कम्युनिकेट, बिकॉज दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इक्वली, तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों के लेवल पे भी लागू होते हैं? ऑडिटरी की फील्ड में अगर कोई आज शुरू कर रहा है और उसकी एज 6 इयर्स है, और कोई 85 ईयर का और उसको लग रहा है अब जाते जाते मेरे को कुछ बोल के जाना चाहिए, दोनों के लिए काम के तो यही है बेसिक। लेकिन हाँ, बच्चों को बताते वक्त आपको इसके नैरेटिव को बहुत इजी करना पड़ेगा, कुछ एक पॉइंट आपको छोड़ देने पड़ेंगे। जैसे बच्चों के काम के सारे पॉइंट अभी नहीं है, लेटर ऑन द एज वो उनको खुद उसको सीख जाएंगे, या हम फिर उनको बता सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ एक पॉइंट है, जैसे आप देखेंगे जो रूट्स वाले पॉइंट है, उसके जो पहले 3 पॉइंट है, उसमें से 2 पॉइंट आपको बच्चों को बता सकते हो कि बेटा खूब पढ़ो और खूब अच्छा ध्यान से सुनो। वैसे ही जो स्टैम्प है उस पे जो एक पॉइंट है आपका कि कॉन्फिडेंस, बेटा अच्छे से बोलो, क्यों डरते क्यों हो तुम, अरे अटक गए तो क्या हुआ। ऐसे फिर आपका एनर्जी लेवल है, अरे एकदम खुश होके बोलो,
क्या आप ऐसे मत बोलो कि जैसे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसे एग्जांपल्स लगा लगा के आप इसमें से कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, और कुछ पॉइंट जो थोड़े डीप हैं, अभी उनके काम के नहीं है। जैसे कॉस्ट्यूम की बात है, अब हम बच्चों को कॉस्ट्यूम के बारे में नहीं समझा सकते, वो ध्यान हमको रखना है। तो लेकिन 50% पॉइंट तो आपको एकदम जो बिगिनर है, बच्चा है, उसको भी आप सिखा सकते हो इसमें से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी का क्वेश्चन कोई? मोहित जी बांडिया बोलना चाहेंगे। जय जिनेंद्र सर, एक प्रश्न है, वो ये है कि जब कोई डिबेट करते हैं हम, आप कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं आपको स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज नाम बताएं। हैं जी? मोहित बांडिया। अच्छा हाँ मोहित जी, ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ अभी तो आप आ गए स्क्रीन पर, राइट राइट। हाँ मोहित जी बोलिए। हाँ, कंक्लूड करने से पहले मैं एक प्रश्न है मेरा कि अगर हम कोई डिबेट कर रहे हैं और उस वक्त हम अपने जैसे नॉर्मल स्पीच में तो हम, आपने कहा कि पॉइंटर्स लेके अपने रख सकते हैं, सो दैट इफ इन केस वी गेट डिस्ट्रैक्टेड देन वी कैन चेक द पॉइंटर्स अगेन एंड वी कैन स्पीक। बट डिबेट के टाइम में अगर समझे हमने कुछ पॉइंटर्स, क्योंकि काफी टाइम में ऐसा होता है ना कि डिबेट में दे डोंट अलाउ पॉइंटर्स टू बी कैरिड एंड ऐसा कुछ, उस वक्त उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं पूरा ठीक से समझ नहीं पाया आपके क्वेश्चन को कि कुछ पॉइंट्स को वो अलाउ नहीं करेंगे डिबेट में। जैसे हम स्पीच के टाइम में अपने वी कैन मेक अ पॉइंटर सीट हम लेके जा सकते हैं स्टेज पे, मगर डिबेट होता है उस वक्त अब वी आर नॉट अलाउड एनी पॉइंटर सीट और एनी नोटिंग, कुछ अलाउ नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में कंपटीशन, एक्चुअली डिबेट कंपटीशन, हाँ 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 हाँ, उसमें जैसे एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरी डॉटर का था, तो वो एक्चुअली उसकी क्लास स्टार्ट हो गई। उसकी क्लास स्टार्ट होती है ऑनलाइन। हाँ तो वो डिबेट हो, या अगर आपकी डॉटर सिंपली स्पीच देने भी कंपटीशन में जाएगी तो वहां पॉइंटर्स अलाउ नहीं होता। तो वहां पर उसको बहुत तगड़ा होमवर्क करना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों के सामने खड़े होके, आईने के सामने खड़े होके। और अब तो उससे भी बहुत अच्छा आसान तरीका है कि वो अपना आपका मोबाइल ऑन करके अपना वीडियो बना ले, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, ऐसे करके नंबर ऑफ वीडियोस अपने बनाए और खुद देखे और चेक कर ले और उसको रेक्टिफाई करे, और फिर उसमें से स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है उसको अपने पास लिख कर रखे, बोलने के ठीक पहले तक उसके साथ कनेक्ट रहे और फिर उसके बाद बोले। उसमें होगा ये, कई बार वो अपने पॉइंट्स भूल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स से छूट जाएंगे, बस उसको यही समझाना है कि उससे आपको डरना नहीं है, वहां पर घबराना नहीं है, जितना याद रहे उतने की परफॉर्म करके आना है। सर आज की इस सेशन में हमें बहुत एक लाइफ लॉन्ग लेसन जो मिला, वो मैं ये समझता हूँ कि कल सुबह मैं अगर उठूंगा तो सबसे पहले आई विल कम्युनिकेटिंग विद द पेड़ की पत्तियों से कम्युनिकेट करूंगा, चहचहाते पत्तियों से कम्युनिकेट करूंगा और बहती हुई ठंडी ठंडी हवा से कम्युनिकेट करूंगा। ये एक लाइफ लॉन्ग लेसन मुझे आज सीखने मिला है। कल सुबह अगर मैं उठूंगा तो जरूर मुस्कुराता हुआ उठूंगा। अरे वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया। सब हम सारे भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे कम्युनिकेटिंग, मतलब अगर ऑनलाइन मीडियम से भी आप हर एक प्रश्न के साथ इतने अच्छे कम्युनिकेट करके आपने हर एक आंसर दिए, और हमें रूट से आज हम स्टेम तक आए हैं। कल वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड सेशन, फाइनल कंक्लूजन आप देंगे। और कल तो फ्लावर्स और फ्रूटिंग का डे है, तो और उसके पहले आप सब बिल्कुल पूरी तरह तैयार भी हो चुके हैं और आपने इच्छा भी जाहिर कर दी है कि कल आप हवाओं से कम्युनिकेट करेंगे, खिलते हुए फूल से कम्युनिकेट करेंगे, परिंदों की साउंड को, उसके सॉन्ग को, उसके म्यूजिक के कंपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, और सबसे बड़ी चीज है कि जितनी खूबसूरत चीजें हैं उनका कोई प्राइस नहीं है, वो सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्राइस लेस है। उगता हुआ सूरज,
देर रात गए आसमान पर चांद तारे, हमारे सड़क, अगर मान लीजिए हम शहरों में रहते हैं, हम पहाड़ों पे नहीं रहते, तब भी वो जो डाब बेचने वाला जा रहा होता है, वो जो तरकारी बेचने जा रहा होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो उसके भीतर भी एक म्यूजिक है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में वो कितना मुस्कुराता है। 10 रुपए का सामान बेच के भी वो खुश होता है। वो अपने काम को लेकर कितना बड़ा म्यूजिशियन के रूप में हमारे लाइफ के अंदर आता है और चला जाता है। तो अगर हम खुली आंखों से चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ इस यूनिवर्स का, इस समष्टि का इतना अद्भुत नृत्य चल रहा होता है। बस ये होता है कि अगर हमारी नजर कहाँ है, नृत्य पर है या टेलीविजन की ब्रेकिंग न्यूज पर है। तो आप न्यूज कम से कम देखिए और दुनिया को ज्यादा से ज्यादा देखिए। न्यूज देखने के लिए आप टेलीविजन के सामने जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोबाइल पर सिर्फ शॉर्ट न्यूज को देख लीजिए, जो काम की न्यूज है उसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी बिल्कुल टाइम मत दीजिए। मैंने पिछले 3 साल से टेलीविजन नहीं देखा है। इन परिस्थितियों में मैं कभी टेलीविजन नहीं देख रहा हूँ। टेलीविजन आउटडेटेड चीज है, जिंदगी सबसे बेहतरीन चीज है, उसको पढ़िए, उससे सीखिए। उसके जैसी कोई किताब भी नहीं है और सारी किताबें जिंदगी को देखकर ही लिखी गई है जो हमको हासिल है। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। कल हम फिर बात करेंगे, तब तक बहुत शानदार रहे आपका आज का दिन और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।